आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक डेरिवेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं और डेरिवेशन का नाम है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। हमें सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए डेरिवेशन को समझने से पहले हम लोग टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है किसी परिपथ में एक कूलाम के आवेश को प्रवाहित कराने के लिए जो सेल द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या बोला गया है कि एक कूलाम के आवेश को प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम का आवेश में चलाना है तो सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाएगी एक कूलाम के आवेश को चलाने के लिए उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल होता क्या है? एक ऊर्जा होती है। और कैसे ऊर्जा होती है? जो एक कूलाम आवेश को परिपथ में चला दे या प्रवाहित करा दे, तो वही होता है विद्युत वाहक बल। क्लियर हो गया? अब विद्युत वाहक बल का सिंबल क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल का जो सिंबल होता है वो होता है ई। ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होती है, लेकिन इसमें हम लोग इसको विद्युत वाहक बल मानेंगे। ठीक है, तो ई बराबर सूत्र इसका होता है W/Q। यही होता है इसका सूत्र। ठीक है, एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल उस सेल का। तो ये होता है इसका सूत्र। मात्रक की बात करें तो यहाँ पर है वर्क, मतलब कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को क्या कहा जाता है? वोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वोल्ट भी कहा जाता है। तो इसके दो मात्रक हो गए। पहला मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम और दूसरा मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो क्लियर हो गया ना कि विद्युत वाहक बल होता क्या है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं टर्मिनल विभवांतर को कि टर्मिनल विभवांतर होता क्या है। तो यहाँ पर बोला गया है वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक कूलाम के आवेश को ले जाने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इन दो डिफिनीशन में सिर्फ इतना ही अंतर है, इस पर हम लोग दो बिंदु मानते हैं, है ना। यहाँ पर सिर्फ हम लोग दो बिंदु मानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ऊर्जा जो दी जा रही सेल द्वारा एक कूलाम को आवेश को चलाने के लिए वही था विद्युत वाहक बल। लेकिन इसने यहाँ पर क्या मान लिया है कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो इन पॉइंट के बीच में यदि हमें एक कूलाम का आवेश चलाना है तो कितनी ऊर्जा दी जाएगी सेल द्वारा, वही होगा क्या? टर्मिनल विभवांतर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। काफ़ी डिफिनेशन इसकी मैच वैसे हो रही है। ठीक, सूत्र भी इसका यही होता है E बराबर W/Q। ठीक, इसके बाद देखिए आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो बोला गया है कि जब सेल के अंदर उसके घोल से होकर वैद्युत धारा गुजरती है तो यह घोल वैद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बोला गया है कि जब वैद्युत धारा, और कब बहेगी? जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे। तो जब सेल के अंदर या बैटरी के अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल के अंदर जो घोल होता है ना, जो लिक्विड भरा होता है, वो वैद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है ना, अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसी अवरोध को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। वैसे आप लोगों ने एक डिफिनेशन और पढ़ रखी होगी, वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध लगभग एक ही जैसा होता है। जो प्रतिरोध होता है वो परिपथ में कार्य करता है, लेकिन जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सेल के अंदर कार्य करता है। उसका सिंबल जो था वो कैपिटल R था वैद्युत प्रतिरोध का, है ना। लेकिन जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए क्या बोला गया है, इसे हमेशा वैद्युत परिपथ में ऋणात्मक प्लेट की ओर प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला गया है कि इसे, मतलब जो आंतरिक प्रतिरोध है, इसे हम लोग हमेशा परिपथ में जो बैटरी लेते हैं बैटरी के ऋण सिरे में जोड़ते हैं। और कैसे? तो देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे जैसे हमने मान लिया कि परिपथ ही है, एक बैटरी धन सिरा ये हो जाएगा और ये ऋण सिरा हो जाएगा, तो हमेशा इसको बैटरी के
ऋण सिरे में जोड़ते हैं स्मॉल आर। ये धन सिरा जो बड़ी प्लेट होती है धन सिरा होती है और छोटी प्लेट होती है माइनस की। तो क्लियर हो गया ना कि आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। सिंबल इसका होता है स्मॉल आर और इसे हमेशा हम लोग बैटरी के ऋण सिरे में जोड़ देते हैं। तो आई होप आपको तीनों डिफिनीशन चाहे विद्युत वाहक बल की हो या टर्मिनल विभवांतर की हो और चाहे वो आंतरिक प्रतिरोध की हो, सभी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं डेरिवेशन को। तो डेरिवेशन में पहले हम लोग फिगर को समझ लेते हैं। तो फिगर में जैसा कि आपको दिख रहा है ये है बैटरी और बैटरी का है ये धन सिरा और ये है ऋण सिरा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो वैसे यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया है। वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा धन से ऋण की ओर होती है। तो धारा ऐसे बह रही है यहाँ पर और यहाँ पे ये जो है ये है बाह्य प्रतिरोध। ये क्या है? बाह्य प्रतिरोध। और ये है विभवांतर, ठीक है। और ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार ये परिपथ तैयार हो जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं थ्योरी को। थ्योरी में क्या बोला गया है कि चित्रानुसार माना वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, यदि इससे कैपिटल R ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो परिपथ पूरा हो जाता है, ठीक है। माना यदि सेल द्वारा Q कूलाम के आवेश को प्रवाहित कराने के लिए W जूल कार्य करना पड़ता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर, अभी हमने आपको सूत्र बताया, W बराबर EQ। अब यहाँ पर देख कैसे हमने बताया था, अभी बताया था कि E बराबर होता है W अपॉन Q। और ये सूत्र किसका था? जब हम लोग एक कूलाम के आवेश को परिपथ में प्रवाहित करा रहे थे वैद्युत सेल द्वारा, ठीक है। इसी के द्वारा ऊर्जा दी जा रही थी जिसके कारण एक कूलाम का आवेश इस परिपथ में बह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए E बराबर W अपॉन Q था। तो जैसे आप लोग यहाँ से W का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? EQ हो जाएगा, ठीक है। तभी यहाँ पर हम लोगों ने W बराबर EQ कर दिया है। इसके बाद देखिए आप लोगों ने एक सूत्र और पढ़ा होगा, कौन सा? यहाँ पर देखिए I बराबर Q अपॉन T। एकांक समय में प्रवाहित वैद्युत आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर था Q अपॉन T। यदि यहाँ से आप लोग Q का मान निकालोगे तो Q बराबर क्या निकल आएगा? IT निकल आएगा। तो क्या करोगे? जहाँ पर आपको Q दिख रहा है वहाँ पर लिख देंगे IT। तो क्या हो जाएगा? EIT। तो इतना ही हम लोग यहाँ से बैटरी द्वारा ऊर्जा दे रहे थे। क्लियर हो गया। और जब बैटरी द्वारा आप ऊर्जा दोगे तो ऊर्जा दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो यहाँ पर व्यय ऊर्जा हो जाएगी, मतलब जो ऊर्जा यहाँ से दी जाएगी कुछ ऊर्जा यहाँ पर खर्च होगी, है ना, जो बाह्य प्रतिरोध है। इसके द्वारा जब इधर से घूम कर आएगी तो बैटरी में जो आंतरिक प्रतिरोध है इसके द्वारा कुछ ऊर्जा व्यय होगी। तो जो यहाँ ऊर्जा देंगे वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। पहला भाग कौन सा है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध में व्यय ऊर्जा। आंतरिक प्रतिरोध कौन सा है? ये वाला। इसमें कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W बराबर I² RT। तो ये हो गया कि आंतरिक प्रतिरोध में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही थी, ठीक। इसके बाद देखिए सेल के बाह्य प्रतिरोध में व्यय ऊर्जा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? तो W बराबर, इसको W1 मान लें, इसको W2 मान लें। तो कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है? तो इसके लिए हो जाएगा I² RT। यहाँ पर स्मॉल आ रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं और यहाँ पर कैपिटल आ रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग बाह्य प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा और भी शॉर्ट में कर लेते हैं। एक सूत्र होता है V बराबर IR, ठीक है। V बराबर IR। और कहाँ से मिला था ये सूत्र? ओम के नियम से। तो यदि यहाँ से आप लोग IR बाहर निकालोगे, I यहाँ पर दो है तो एक I एडजस्ट हो जाएगा वहाँ से और R ये, तो IR जब यहाँ से हटेगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? VIT, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? VIT। तो ये हो गया बाह्य प्रतिरोध में व्यय ऊर्जा। इसके बाद देखिए आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा, कौन सा नियम? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? तो वैसे तो आप लोगों को याद ही होगा कि ऊर्जा संरक्षण क्या बताता है कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। मतलब क्या है कि जो बैटरी द्वारा ऊर्जा दी जाएगी वो हमेशा संरक्षित रहेगी। जितनी ऊर्जा यहाँ पर दी जाएगी
और कितनी जगह खर्चा हुई है, 2 जगह। तो इनका जो कुल होगा, यहाँ पर जो ऊर्जा व्यय हुई है और यहाँ पर जो ऊर्जा व्यय हुई है, दोनों का जो कुल होगा, टोटल होगा, वो दी गई ऊर्जा के बराबर होगा कि नहीं होगा। मतलब जितनी ऊर्जा यहाँ पर दी जाएगी उतनी ऊर्जा 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो यही होता है ऊर्जा का नियम कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही नियम हम लोग लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो इसके द्वारा जो ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा, W, वो बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, W1 के और W2 के। ये तो नियम होता है ना कि दी गई ऊर्जा बराबर ली गई ऊष्मा, दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर W का मान, W1 का मान, W2 का मान रख देते हैं। तो W का मान कितना है, EIT, W1 का मान कितना है, I²RT, W2 का मान कितना है, VIT। तो आप ऐसा करें, सभी से IT कॉमन ले लीजिए। जैसे कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोनों पक्षों से। तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा यहाँ से I²T कट, मतलब IT कट जाएगा, एक I बच जाएगा और R बच जाएगा। यहाँ से IT बाहर निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ पर V, और बाकी जो IT बाहर निकलेगा वो दोनों पक्षों से कट जाएगा। तो ये सूत्र मिल गया, E बराबर IR प्लस V। एक तो सूत्र इसका ये होता है, एक सूत्र इसका और होता है। यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाए, E को वहाँ और भेज दिया जाए, तो सूत्र क्या बन जाएगा, V बराबर E माइनस IR। तो आप दोनों तरीके से इस सूत्र को याद कर सकते हो। या तो याद कर लीजिए E बराबर IR प्लस V, या तो आप याद कर लीजिए V बराबर E माइनस IR। तो यही होता है विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध। एग्जाम के लिए ये डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सही तरीके से इस डेरिवेशन को क्लियर कर लेना है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, और यदि चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।